स्टार्टिंग विथ रेसिडेंशियल स्टेटस का रिवीजन। सिंपल है, पहला पॉइंट तो ये टॉपिक पढ़ना क्यों है। इंडिया में आपको टैक्स एप्लीकेबल होने वाला है या नहीं होने वाला है, वो चीज दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला, आप इनकम कौन सा अर्न कर रहे हो, वेदर इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है। सेकेंड, आपका इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, कि आप इंडिया में रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, रेसिडेंट हो तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। एकदम सिंपल है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि आपने जो पैसा कमाया है वो इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है। उसके लिए दो कंडीशन है। अगर इनकम का सोर्स मतलब इनकम अराइज इन इंडिया हो रहा है, अगर सपोज मैंने एक घर बेचा है और घर अगर मैंने मुंबई में बेचा है, इसका मतलब वो इनकम अराइज इन इंडिया हो गया। जो मैंने घर बेचा है उसका जो मुझे पैसा रिसीव हुआ है, वो पैसा भी मुझे इंडिया के बैंक अकाउंट में ही रिसीव हुआ। दैट इज कॉल्ड एज इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, या तो इनकम अराइजिंग इंडिया है या तो रिसीव इन इंडिया है, उसको हम लोग इंडियन इनकम बोलेंगे। बट इनकम अराइज भी आउटसाइड इंडिया हो रही है एंड रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया हो रही है, इट विल बी कॉल्ड एज फॉरेन इनकम। बराबर है। अगर मैंने यूएस में घर बेचा और पैसा भी यूएस के बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ, दैट विल बी कॉल्ड एज फॉरेन इनकम। बराबर है। इंडियन इनकम मतलब दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, या तो अराइजिंग इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया। फॉरेन इनकम मतलब अराइज भी आउटसाइड है एंड रिसीव भी आउटसाइड है। नेक्स्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होता है। इंडिविजुअल्स के केस में गवर्नमेंट बोलता है बेसिक कंडीशन चेक करो। अगर आपका बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो आप रेसिडेंट बन जाओगे। एंड गवर्नमेंट ने दो बेसिक कंडीशन बनाया हुआ है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, दोनों के बीच में और लिखा हुआ है। और मतलब दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो असेसी रेसिडेंट बन जाएगा। व्हाट इज बेसिक कंडीशन? सिंपल है, प्रीवियस ईयर मतलब आपके एग्जाम में जो भी करंट ईयर चल रहा है दैट इज प्रीवियस ईयर से 23-24। प्रीवियस ईयर में अगर आप 182 डेज और मोर हो मतलब आप रेसिडेंट बन गए। So a person will be resident if he is in India for 182 days or more during the relevant previous year. Previous year मतलब जो ईयर में पैसा कमाया वो ईयर में अगर आप 182 डेज और मोर हो, so you will be called as resident. अगर आप 182 डेज नहीं हो प्रीवियस ईयर में, देन एटलीस्ट 60 डेज होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बराबर है। प्रीवियस ईयर 23-24 में आपको मिनिमम 60 डेज होना जरूरी है। अगर आप 60 डेज से कम हो मतलब आप सीधा नॉन रेसिडेंट बन गए। अगर एक आदमी इंडिया में 59 डेज था ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, दैट मींस ही इज अ नॉन रेसिडेंट। अगर एक आदमी 182 डेज या उसके ऊपर था मतलब ही इज अ रेसिडेंट। बट अगर एक आदमी 60 डेज इंडिया में है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, देन आपको चेक करना है कि प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में एटलीस्ट 365 डेज और मोर होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 में देर आर टू कंडीशन बेसिकली। नंबर 1, आपको 60 डेज और मोर होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर होना चाहिए ड्यूरिंग 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। बेटा प्रीवियस ईयर अगर 23-24 है तो इसके पहले वाले 4 साल होंगे 22, 21, 20, 19, 19, 20, 21, 22, 22, 23, यहां पे आपका 365 डेज एग्रीगेट होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड है मतलब आप इंडिया में रेसिडेंट बन गए। जब आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने में आपको स्टे इन इंडिया देखना है। आप इंडिया में कितने दिन के लिए थे। इंडिया का मतलब है टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है उधर, मतलब अगर आप इंडिया मतलब जमीन पे होना जरूरी नहीं है, इंडिया मींस लैंड मास ऑफ इंडिया एंड टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, तो 12 नॉटिकल माइल तक आप इंडिया में हो मतलब आपको इंडिया में काउंट करेंगे। स्टे जरूरी नहीं है कंटिन्यूस होएगा। फॉर एग्जाम्पल आप पहले अप्रैल में आए 20 दिन थे फिर चले गए, फिर आप जुलाई में वापस आए 20 दिन थे फिर चले गए, फिर आप नवंबर में वापस आए 20 दिन थे फिर चले गए, मतलब आप इंडिया में 60 डेज हो। कंटिन्यूस स्टे होना जरूरी नहीं है, आप आ रहे हो जा रहे हो दैट इज ऑल्सो फाइन। अगर कुछ नहीं बोला है तो एग्जाम में डेट ऑफ अराइवल डेट ऑफ डिपार्चर दोनों काउंट करना है। मतलब अगर एक आदमी फर्स्ट को आया और फिफ्थ को चला गया तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वो टोटल 5 डेज इंडिया में था।
जो डेट इंडिया में आया वो भी काउंट होएगा, जो डेट इंडिया से गया वो भी काउंट होएगा। एंड लास्टली, जब भी आप रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करो तो सिटीजनशिप मैटर नहीं करेगा। मतलब इट इज पॉसिबल कि इंडियन सिटीजन नॉन रेसिडेंट बन सकता है, फॉरेन सिटीजन रेसिडेंट बन सकता है, एंड रेसिडेंशियल स्टेटस एवरी प्रीवियस ईयर चेंज हो सकता है। करंट ईयर में मैं 182 डेज था, मतलब मैं रेसिडेंट बन गया, बट नेक्स्ट ईयर में मैं सिर्फ 40 डेज था, मतलब मैं नॉन रेसिडेंट बन गया। सो एवरी ईयर रेसिडेंशियल स्टेटस में डिफर। अभी अपन ने पढ़ा कि देयर आर टू बेसिक कंडीशन, 182 डेज होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, और 60 एंड 365 डेज होना चाहिए, 60 डेज प्रीवियस ईयर में, 365 डेज 4 इयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर में। हाउएवर दो ऐसे एक्सेप्शन है जहां पे सिर्फ फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल है, मतलब अगर आप 182 डेज और मोर हो तो आप रेसिडेंट बन जाओगे, अदरवाइज आप नॉन रेसिडेंट बन जाओगे। कितना बोला है? 182 डेज और मोर। सिर्फ दो ही केस है। पहला केस है इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बराबर है, वेदर वो इंडिया के बाद जॉब ढूंढने के लिए जा रहा है, बिजनेस के लिए जा रहा है, या मेंबर ऑफ क्रू जा रहा है कोई इंडियन शिप का, बराबर है। सो इफ अ पर्सन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तो उसको सिर्फ 182 डेज वाला कंडीशन देखना है, 60 डेज वाला एप्लीकेबल नहीं है। सिमिलरली अगर कोई इंडियन सिटीजन या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बेटा जब अपन जाने की बात कर रहे हैं तब सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए कंडीशन है, बट जब इंडिया में वापस आने की बात चल रही है तो इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, अगर वो इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है तो उसको सिर्फ 182 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल है, 60 डेज वाला एप्लीकेबल नहीं। सो इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ विजिट, ओनली 182 डेज इज एप्लीकेबल, बाकी एप्लीकेबल नहीं है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब या तो वो या तो उसके पेरेंट्स या तो ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे, मतलब 1947 से पहले, बराबर है। अभी अपन ने पढ़ा कि नंबर ऑफ डेज जब काउंट करोगे तो डेट ऑफ अराइवल डेट ऑफ डिपार्चर दोनों इंडिया में ही काउंट करना है। बट अगर आप कोई फॉरेन शिप पे एज अ क्रू मेंबर जा रहे हो, सो यू आर गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट जो शिप है वो फॉरेन बाउंड शिप है, मतलब इंडिया के बाहर जा रहा है, बराबर है। तो ये वाले शिप के क्रू मेंबर के लिए जब आप नंबर ऑफ डेज काउंट करोगे तो जो डेट सीडीसी में एंटर हुआ है और जो डेट सीडीसी में एंडिंग के लिए एंटर हुआ है वो काउंट नहीं करना है। अपन ने बोला था डेट ऑफ अराइवल डेट ऑफ डिपार्चर दोनों इंडिया में ही काउंट होएगा, बट अगर आप फॉरेन बाउंड शिप पे जा रहे हो एज अ क्रू मेंबर तो जब आप नंबर ऑफ डेज काउंट करोगे तो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पे जो डेट एंटर हुआ था जाने का और जो डेट एंटर हो रहा है खत्म होने का एंडिंग का, वो पीरियड में काउंट नहीं करना है, वो पीरियड में काउंट नहीं करना है। एक बार मालूम पड़ गया कि इंडिविजुअल रेसिडेंट है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है इन इंडिया या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है इन इंडिया, ओआर है या एनओआर है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एडिशनल कंडीशंस बनाई हुई है। दो एडिशनल कंडीशन है, 1 और 2, मतलब अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो ओआर बन जाएगा, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दोनों में से एक हो रही है तो वो एनओआर बन जाएगा, एनओआर बन जाएगा। सो देयर आर टू एडिशनल कंडीशन, 1 और 2, दोनों होगी तो ओआर, एक भी नहीं हुई या दोनों भी नहीं हुई तो एनओआर। एडिशनल कंडीशन नंबर 1 बोलता है कि प्रीसीडिंग 10 ईयर्स में से कोई भी 2 साल वो बंदा रेसिडेंट होना चाहिए। प्रीसीडिंग 10 ईयर्स में से कोई भी 2 साल अ पर्सन शुड बी अ रेसिडेंट, मतलब बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए लास्ट 10 में से कोई भी 2 साल। Similarly, he must be in India for 730 days or more in 7 years preceding the previous year. So, अगर कोई आदमी इंडिया में लास्ट 10 में से 2 साल रेसिडेंट है एंड लास्ट 7 ईयर्स में अगर उसका 730 डेज और मोर स्टे है तो वो बंदा रेसिडेंट तो है ही, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट भी बन जाएगा। अगर एक भी कंडीशन ब्रिच हो गया तो सीधा आर एनओआर बन जाएगा। So if both the conditions are satisfied, OR, otherwise NOR. Please remember, additional condition में preceding year देखना है, previous year देखना ही नहीं है, simple as that. Okay. अब एक आदमी OR है NOR है कैसे मालूम पड़ेगा? पहले बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो रेसिडेंट बन गया,
फिर अगर एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई किया तो ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, जो भी है वो बन जाएगा। बट फाइनेंस एक्ट 2020 ने दो अमेंडमेंट लाया और बोला दो ऐसे केस है जहां पे पर्सन हमेशा RNOR बन जाएगा। दो ऐसे केस है जहां पे पर्सन हमेशा RNOR बन जाएगा। जो पहले एडिशनल और जो पहले बेसिक कंडीशन पड़ा सब इग्नोर करो। गवर्नमेंट बोलता है अगर इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उसका इनकम का सोर्स अदर देन फॉरेन सोर्स 15 लाख के ऊपर है, मतलब उसने इंडियन इनकम 15 लाख के ऊपर अर्न किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्लस वो अगर इंडिया में 120 डेज है एंड 365 डेज 4 ईयर्स में है और वो इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, तो वो सीधा RNOR बन जाएगा। पहले तो प्लीज याद रखना, ये उन लोगों की बात चल रही है जिन लोग 182 डेज से कम है। अपन ने क्या पढ़ा था, 182 डेज से कम है और अगर इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ विजिट, तो वो सीधा नॉन रेसिडेंट बन जाता है 182 डेज से कम है तो। बट नया अमेंडमेंट बोलता है कि अगर एक इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, वो बंदे को हम लोग RNOR बोलेंगे अगर वो 182 डेज से कम है। बट अगर वो इंडिया में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 120 डेज है एंड ड्यूरिंग पास्ट 4 ईयर्स 365 डेज था, प्रोवाइडेड उसका जो इनकम है इंडियन इनकम वो 15 लाख को एक्सीड होना चाहिए, 15 लाख को एक्सीड होना चाहिए। सिमिलरली और एक केस है जहां पे एक आदमी अगर इंडिया में पैर भी नहीं रखे तो भी उसको RNOR बोल देंगे। इंडिया में एक दिन भी नहीं आया तो भी RNOR बन जाएगा अगर वो इंडियन सिटीजन है, उसका इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स 15 लाख को एक्सीड हो रहा है और अगर वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी टैक्स नहीं भर रहा है तो। सो अगर आप ऐसे कंट्री में हो जहां पे आप कोई टैक्स नहीं पे कर रहे हो बट आप इंडियन सिटीजन हो और आपका इंडियन इनकम 15 लाख को एक्सीड कर रहा है, सो यू विल बी कॉल्ड एज RNOR। आपको बेसिक और एडिशनल कंडीशन देखने का जरूरत नहीं। सो दैट वाज योर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का स्टेटस डिटरमाइन करना है तो आपको कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मतलब डिसीजन मेकिंग होली या पार्टली इन इंडिया है तो रेसिडेंट बन जाएगा और सारे के सारे डिसीजन इंडिया के अगर बाहर लिए जाते हैं तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। सो इंडिविजुअल में नंबर ऑफ डेज होता है, HUF में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होएगा, होली पार्टली इन इंडिया तो रेसिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया तो नॉन रेसिडेंट। अब अगर HUF का कर्ता ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है तो HUF भी ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन जाएगा। बट अगर HUF का कर्ता ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नहीं है तो फिर HUF RNOR बन जाएगा। HUF रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, उसके लिए क्या देखना था, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। HUF OR है या NOR है उसके लिए क्या देखना है, कर्ता का स्टेटस। कर्ता OR है तो HUF भी OR बन जाएगा, नहीं तो HUF NOR बन जाएगा। बाकी सारे केस में AOP हो गया, BOI हो गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया, उन लोग का रेसिडेंशियल स्टेटस अगेन सेम है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया है तो रेसिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट। प्लीज अंडरस्टैंड, पार्टनरशिप फर्म, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये या तो सिर्फ रेसिडेंट होएगा या तो नॉन रेसिडेंट होएगा। OR NOR इन लोग को एप्लीकेबल नहीं है। लास्टली, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज। कंपनी इंडिया में रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, उसके लिए प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देखेंगे। दिस इज ओनली फॉर फॉरेन कंपनी। बेटा डू रिमेंबर, अगर इंडियन कंपनी है तो दे आर ऑलवेज अ रेसिडेंट। रिलायंस लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी दैट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, तो रिलायंस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट किधर भी हो वर्ल्ड में, वो हमेशा इंडिया में रेसिडेंट होएगा। बट अगर फॉरेन कंपनी है से एप्पल, सो अगर एप्पल का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो रेसिडेंट है, नहीं तो नॉन रेसिडेंट है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए कंडीशंस दी हुई है, जैसे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंडिया में कितने होने चाहिए, उन लोग का पे रोल कितना होना चाहिए, एसेट पैसिव इनकम के बेसिस पे डिसाइड होएगा। सो इंडियन कंपनी इज ऑलवेज अ रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया है तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट।
अब अगर एक बार आपको मालूम पड़ गया कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस ओआर है या एनओआर है या एनआर है, तो आपको इंडिया में टैक्स भरना है या नहीं भरना है, वो डिपेंड करेगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम पे, स्कोप ऑफ टोटल इनकम पे। बराबर है, सिंपल है। अगर इनकम अराइजिंग इन इंडिया है, इनकम अराइजिंग इन इंडिया मतलब इनकम का सोर्स इन इंडिया है, तो आपका स्टेटस कुछ भी हो, आपको इंडिया में टैक्स एप्लीकेबल है। सो इनकम अराइजिंग इन इंडिया ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया इज ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। बराबर है। डीम टू अराइज मतलब क्या? एग्जाम्पल है इसका, अगर आपका कोई भी प्रॉपर्टी इंडिया में है या अगर आपका कोई भी एसेट इंडिया में है, तो उससे जो भी इनकम मिलेगा वो डीम टू अराइज इन इंडिया हो गया। सिमिलरली अगर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है तो ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया है, अगेन ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। सो इनकम अराइजिंग इन इंडिया सबको टैक्स भरना है, रिसीव्ड इन इंडिया सबको भरना है, डीम टू अराइज सबको भरना है, डीम टू रिसीव सबको भरना है। बट अगर इनकम अराइज आउट हो रहा है, रिसीव आउट हो रहा है और कंट्रोल्ड भी इंडिया के बाहर है, अराइज आउट, रिसीव्ड आउट, कंट्रोल आउट, तो ये फॉरेन इनकम है, ओआर को टैक्स भरना है, बाकी लोगों को नहीं भरना है। हाउएवर अगर फॉरेन इनकम कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है तो ओआर भरेगा, एनओआर भरेगा, एनआर को भरने का जरूरत नहीं। एंड ऑब्वियसली पास्ट ईयर अनटैक्स प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हो चुका है, तो करंट ईयर में किसी को भी टैक्स नहीं पे करना है, करंट ईयर में किसी को भी टैक्स नहीं पे करना है। बराबर है। एक नया अमेंडमेंट है, सम ऑफ मनी एक्सीडिंग 50,000 रिसीव फ्रॉम नॉन रेसिडेंट और आर एनओआर विदाउट एनी कंसिडरेशन फ्रॉम अ रेसिडेंट शैल बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। मतलब अगर मैं इंडिया में हूं, मुझे 50,000 रुपया मिला है एनआर या एनओआर से, तो वो जो 50,000 है दैट इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। सो और अक्रू और अराइज के एग्जाम्पल्स में ये नया अमेंडमेंट आ चुका है, बाकी सब चीज सेम। So that was revision for residential status.